हिडन एम्परर एपिसोड 111 झटका। सभी लोग आरव की गाड़ी के सामने बंदूक तानकर खड़े थे। मुझे देखकर ऋषभ जैन तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाता है। अपने सामने इतने सारे आदमियों को बंदूक तानता देखकर ऋषभ जैन तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डालता है और तुरंत गाड़ी को पीछे लेता है। लेकिन ऋषभ जैन जैसे ही बैक मिरर में देखता है, पीछे के हालत भी आगे के जैसे हो रखे थे। ऋषभ जैन के चेहरे के हाव भाव देखकर शंकर गुप्ता समझ गया था पीछे के हालत भी अच्छे नहीं है, इसलिए शंकर गुप्ता तुरंत डैशबोर्ड के कंपार्टमेंट से अपनी गन निकाल लेता है। शंकर गुप्ता को देखकर ऋषभ जैन भी तुरंत सीट के नीचे अपना हाथ डालते हैं और नीचे से एक बंदूक निकाल लेते हैं। आरव अभी भी अपनी आंखें बंद किए आराम से बैठा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और ऐश्वर्या को देखता है, जो बाहर का नजारा देखकर काफी डर गई थी। आरव ऐश्वर्या को कंधे से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर आरव धीरे से ऐश्वर्या के कान में कहता है, वाइफी इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारा हबी अभी तुम्हारे साथ है, इनमें से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। इतना कहने के बाद आरव ऐश्वर्या के माथे को चूम लेता है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। आरव को बाहर निकलता देखकर ऋषभ जैन शंकर गुप्ता भी अपने हाथों में बंदूक लिए गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद वे गाड़ी को अच्छे से लॉक कर देते हैं। अब गाड़ी के बोनट के सहारे खड़ा होकर सभी को देखता है और फिर अपनी गंभीर आवाज में सभी की तरफ देखते हुए कहता है, देखो आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है और मेरा मूड भी काफी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर रुककर मेरा मूड खराब करने की कोशिश मत करो। तुम सभी के लिए बेहतर यही होगा, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ, वरना तुम सभी को नरक भेजने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आरव की बात सुनने के बाद उन सभी लोगों की आंखों में कत्ल का भाव और मजबूत हो जाता। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक आदमी बस बिना कुछ सोचे समझे आरव के ऊपर सीधा फायर कर देता है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। उसे गोली के आरव तक पहुंचने से पहले ही आरव अपनी जगह से गायब हो चुका था और गोली सीधा जाकर गाड़ी के शीशे से टकरा जाती है। गाड़ी का शीशा काफी ज्यादा मजबूत था, जिस वजह से गोली शीशे को नहीं तोड़ पाती। लेकिन सभी लोग इस बारे में कुछ सोच पाते उससे पहले ही सभी लोगों के कानों में एक जोरदार चीख सुनाई देती है। उस चीख के साथ साथ सभी को हड्डी टूटने की भी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग जैसे ही उस दिशा में देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने अभी थोड़ी देर पहले गोली चलाई थी वह जमीन पर बेसुध होकर पड़ा था। सभी लोग अपने साथी की इस हालात के बारे में कुछ सोच पाते उससे पहले सभी को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके दिलों को किसी मजबूत पकड़ ने पकड़ लिया हो और अगले ही पल एक परछाई बिजली से भी तेज रफ्तार में सभी की तरफ दौड़ती है और सभी को उनके सीने पर मुक्का मार देती है और अगले ही पल सभी लोगों के मुंह से खून की उल्टियां होने लग जाती है और कुछ ही देर में वहां पर सभी लोग जमीन पर बेसुध होकर गिर गए थे। आरव उनमें से एक ही राइफल उठा लेता है और आरव तुरंत दौड़ते हुए गाड़ी के बोनट पर पैर रखता है और हवा में उछलता है और अगले पल सभी को एक के बाद एक गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। आरव जब तक जमीन पर पहुंचा उससे पहले ही उसने 15 गोलियां शूट कर दी थी। बंदूक से निकली हर गोली पीछे खड़े लोगों के माथे के बीचों बीच जाकर लगी थी, लेकिन आरव ने उनमें से एक इंसान के पेट में गोली मारी थी, क्योंकि आरव उससे ये पूछना चाहता था कि उसे यहाँ पर किसने भेजा था। कहीं दूसरी गाड़ियों में बैठे लोग जमीन पर गिरे उन सभी लोगों की लाशों को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें लग रहा था यह कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन अब वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारा देखकर उन्हें पता चल गया था कि यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि असल में लोगों को जान से मारा गया है। जब तक शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन को कुछ समझ आता उससे पहले आरव ने सभी को जान से मार डाला था। आरव ने जिस आदमी के पेट में गोली मारी थी उसकी तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ने लग जाता है। वह आदमी जैसे ही आरव को अपनी तरफ बढ़ता देखता है तो तुरंत पीछे मुड़कर दौड़ने लग जाता है, लेकिन आरव अपने एक हाथ में राइफल पकड़े हुए सीधे उसके घुटने में गोली मार देता है, जिस वजह से वह आदमी वहीं पर गिर जाता है। फिर आरव धीरे से उसके पास जाता है, उसकी कॉलर पकड़ते हुए उससे पूछता है, तुझे यहाँ पर किसने भेजा? आरव की आवाज में एक अलग तरह का भारीपन था, जिसे सुनकर वह आदमी आरव से काफी ज्यादा डर जाता है।
आरव की इतनी भारी आवाज ने उस आदमी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। एपिसोड 112 ब्लैक असैसिन ग्रुप। वह आदमी आरव की तरफ देखने तक भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आरव की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर उस इंसान को ऐसा लग रहा जैसे कोई भयंकर खूंखार जानवर उसे घूर रहा हो, जो अगले ही पल उसे कच्चा खा जाएगा। आरव के चेहरे पर इस समय किसी भी तरह का कोई भी भाव नहीं था, लेकिन फिर भी आरव की नजरों से उस इंसान के अंदर का खून उबलने लग गया था। उसे अपने शरीर का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। वह इंसान तुरंत आरव के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हमें ब्लैक असैसिन ग्रुप ने भेजा है और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। उस इंसान की बात सुनने के बाद आरव उसके बताए गए नाम को दोहराते हुए कहता है, ब्लैक असैसिन ग्रुप। और इतना कहने के बाद आरव उस इंसान की कॉलर को छोड़ देता है और फिर अपने हाथ में पड़ी राइफल को उसके सर पर रखकर गोली मार देता है। आरव को पता था कि उस इंसान से उसे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, और वैसे भी आरव इस तरह का इंसान नहीं था कि उसे कोई जान से मारने आए और फिर वह उसे जिंदा छोड़ दे। उसका सिर्फ एक ही रूल था, या तो कोई उसे परेशान मत करो, अगर परेशान करो तो भुगतने के लिए तैयार रहो। इसलिए आरव बिना हिचके उस इंसान को जान से मार देता है और फिर वापस आकर अपनी कार में बैठ जाता है। आरव की गाड़ी शिमला एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इस समय आरव शिमला एयरपोर्ट पर था और जहां पर यह कांड हुआ था वह जगह शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बेहद पास थी। बहुत से छात्र छात्रा इंस्टीट्यूट से बाहर आए हुए थे और उन सभी स्टूडेंट्स ने जब ये कांड होते हुए देखा तो उनकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी। उनके सामने एक इंसान ने 30 से भी ज्यादा हथियार बंद लोगों को जान से मार डाला था, जो वहां पर मौजूद सभी के लिए काफी डरावना था। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या देखा। सभी लोग उस इंसान की पहचान का अंदाजा लगा रहे थे जिसने इस कांड को अंजाम दिया था। गाड़ी में बैठने के बाद ऋषभ जैन भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को दोबारा शिमला एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाने लग जाते हैं। आरव ने पहले ही ऐश्वर्या के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाकर उसे बेहोश कर दिया था, जिस वजह से ऐश्वर्या ने यहां पर जो हुआ उसे नहीं देखा था। गाड़ी में बैठने के बाद आरव अपनी जेब से फोन निकालता है और किसी को फोन करता है। जैसे ही फोन उठता है तो फोन के दूसरी तरफ से एक सम्मानजनक आवाज सुनाई देती है। हाँ सर बोलिए। उस आवाज को सुन आरव उसे कहता है, हाँ अभिजीत, तुम्हारे लिए एक काम है। यह अभिजीत और कोई नहीं बल्कि शेरावत खानदान का नया राजा अभिजीत शेरावत था। अभिजीत शेरावत कहता है, हाँ सर बोलिए क्या काम है। जिस पर आरव अभिजीत से कहता है, मैं अभी शिमला एयरपोर्ट रोड पर हूँ और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने हमला हुआ था। वहां पर लोगों की लाश पड़ी हुई है, तुम्हें उन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा और अगर हो सके तो उन सभी की आइडेंटिटी भी पहचानने की कोशिश करना और कम होने के बाद मुझे अपडेट करना। जब अभिजीत ने सुना कि आरव के ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश की है तो अभिजीत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आरव की पूरी बात सुनने के बाद अभिजीत सिर्फ इतना ही कहता है, ठीक है सर। अभिजीत की इस बात को सुनकर आरव कॉल रख देता है। अभी भी ऐश्वर्या बेहोश थी और वह आराम से आरव के पैरों पर सर रखकर सो रही थी। अभिजीत को ऑर्डर देने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके वापस अपने सर को सीट पर टिका देता है। इस समय सिर्फ आरव के दिमाग में ब्लैक असैसिन ग्रुप के बारे में ही चल रहा था। आरव ने कभी भी इस ग्रुप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वह काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर यह ग्रुप क्या काम करता है। कुछ देर बाद ही वहां पर शेरावत खानदान के बॉडीगार्ड आते हैं और जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। उन सभी की बॉडी को शेरावत खानदान लेकर जाया जाता है। जब अभिजीत शेरावत मरे हुए लोगों की संख्या को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मरे हुए लोगों की कुल संख्या 70 थी। अभिजीत को पता था कि आरव के साथ उसके सिर्फ 2 ही आदमी है और अभिजीत यह सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उन दोनों ने मिलकर 70 आदमियों को जान से मार डाला। अभिजीत को यही लग रहा था कि आरव और उन दोनों आदमियों ने मिलकर 70 आदमियों को जान से मार डाला, लेकिन अभिजीत को सच पता चल जाए कि आरव ने इन 70 आदमियों को अकेले ही मारा है और वह भी मात्र 5 मिनट के अंदर। यह जानने के बाद तो अभिजीत को मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। अभिजीत अपने सभी आदमियों को इन लोगों की पहचान जानने के लिए भेज देता है। तकरीबन 2 घंटे के बाद अभिजीत को पता चलता है कि यह सारे आदमी टाइगर गैंग के आदमी है।
लेकिन टाइगर गैंग से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि टाइगर गैंग को कुछ दिनों पहले एक आदमी को मारने का कार्य मिला था, जिसके लिए उन्हें काफी अच्छे पैसे मिले थे। जब अभिजीत ने आरव को ये बात बताई तब तक आरव अपने बंगलो पहुंच गया था। जब तक ऐश्वर्या को भी होश आ गया था और दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद आरव ने ऐश्वर्या के साथ शंकर गुप्ता को ऐश्वर्या को भेजने के लिए पंजाब भेज दिया था। आरव शिमला से 1 घंटे में ही दिल्ली पहुंच गया था और उसने तुरंत ऐश्वर्या और शंकर गुप्ता को दिल्ली से पंजाब भेज दिया था। जब तक अभिजीत इस इंफॉर्मेशन को निकल रहा था कि आरव पर हमला किसने किया, तब तक शंकर गुप्ता ऐश्वर्या को लेकर अमृतसर लैंड कर चुके थे। अमृतसर एयरपोर्ट से निकलते वक्त एयरपोर्ट में मौजूद सभी लोग ये देख रहे थे कि आखिर कौन आया है, क्योंकि शंकर गुप्ता को पहले से ही पता था कि उनको ऐश्वर्या की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इसलिए शंकर गुप्ता अपने 100 आदमियों को लेकर पंजाब पहुंचा था और अमृतसर एयरपोर्ट पर अचानक से इतने सारे ब्लैक बॉडीगार्ड्स को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। यहां तक कि उन बॉडीगार्ड के साथ ब्लैक कमांडो भी थे, जिनका आरव ने फोन करके स्पेशल ऐश्वर्या के लिए अरेंजमेंट करवाया था। और वैसे भी सिंह खानदान का युवराज आरव सिंह किसी की सिक्योरिटी के लिए फोन करे और गवर्नमेंट उसके लिए एक्शन ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी प्रधानमंत्री को अब पता चल गया था कि सिंह खानदान का युवराज आरव सिंह खानदान के साथ साथ हिडन एम्पायर का भी राजा है, जिसके पास देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भयानक ताकत है। और हिडन एम्पायर की ताकत का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। अमेरिका और चीन के जैसी सुपर पावर कंट्रीज तक को कंट्रोल में रखना अपने आप में कितनी भयानक ताकत होगी, और इस तरह की ताकत हिडन एम्पायर के पास थी। आरव के एक फोन कॉल से ऐश्वर्या को जेड जोन सिक्योरिटी मिल गई थी, जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है। हालांकि अब तक ऐश्वर्या को यही लगता था कि आरव कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, जिसकी कंपनी 5,000 करोड़ कमाती है, जिसको अहलूवालिया खानदान जब चाहे तब मसल सकता है। लेकिन ऐश्वर्या ने आज आरव की असल ताकत को देखा था, जिसके एक फोन कॉल से ऐश्वर्या जैसी लड़की को जेड जोन सिक्योरिटी मिल जाए, वह कोई आम बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता। और आरव ने जिस तरह की सिक्योरिटी उसके लिए अरेंज की थी, उस तरह की सिक्योरिटी तो अहलूवालिया खानदान भी नहीं कर सकता था, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को आरव की सच्चाई पता चल गई थी। ऐश्वर्या को पता चल चुका था कि आरव कोई और नहीं बल्कि सिंह खानदान का युवराज आरव सिंह है। लेकिन ऐश्वर्या इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसने आरव के रहन सहन को देखा था। आरव को इतना ज्यादा लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं था। हालांकि आरव एक लग्जरी लाइफ जीता था, लेकिन उस तरह की लाइफस्टाइल तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन का लड़का भी जीता था। आरव के रहन सहन को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि आरव युवराज आरव सिंह होगा। ऐश्वर्या के जैसे सिक्योरिटी पूरे पंजाब में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन एयरपोर्ट पर कोई इंसान ऐश्वर्या को देख लेता है। वह इंसान भी दिल्ली से आ रहा था, लेकिन ऐश्वर्या आरव के प्राइवेट जेट से आई थी। और दिल्ली में बच्चे को पता चल गया था कि अहलूवालिया खानदान के युवराज रूपेश अहलूवालिया की बड़ी बेटी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग डेविल की गर्लफ्रेंड है। वह इंसान तुरंत चिल्लाते हुए ये कह देता है, अरे ये तो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग डेविल की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या अहलूवालिया है। एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग ऐश्वर्या की सिक्योरिटी के काफिले की वीडियो बना रहे थे, जिस वजह से उस इंसान की आवाज लगभग सभी को सुनाई दे गई थी। उस इंसान की इस बात ने पूरे एयरपोर्ट पर तहलका मचा दिया था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पंजाब के पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पता चल चुका था कि दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किंग डेविल हिमाचल के शेरावत खानदान से लड़ने जा रहा है। और डेविल के हिमाचल पहुंचने के कुछ दिन बाद ही शेरावत खानदान के राजा ब्रह्म प्रकाश शेरावत की मौत सभी के सामने आ गई थी। और सभी को पता था कि शेरावत खानदान भले ही बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम नहीं रखता है, लेकिन वह काफी खतरनाक खानदान है। और इतने बड़े खानदान का राजा मरना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, जिससे सभी को पता चल गया था कि डेविल के पास कितनी खतरनाक ताकत है। वो तो सभी के लिए खुशी की बात है कि दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किंग डेविल सिर्फ दिल्ली में ही रहना चाहता है, वरना पूरे इंडिया पर कब्जा करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सभी को यह भी पता था कि शेरावत खानदान की तरह अगर सभी लोग उसे ऐसे ही ऑफेंड करते रहे, तो वह तुरंत ही अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करेगा, जिससे बहुत लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन यही बात अहलूवालिया खानदान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किंग इनके खानदान का दामाद बनने वाला है। और किसी इंसान के पास इतनी भयानक ताकत हो तो उस जैसे इंसान को कौन अपना दामाद नहीं बनाना चाहेगा।
उसे एक खबर की वजह से जो लोग उस काफिले की वीडियो बना रहे थे, तुरंत सभी के फोन नीचे हो जाते हैं और स्क्रीन बंद हो जाती है। लेकिन जिनको डेविल के बारे में ज्यादा नहीं पता था, वह अभी भी वीडियो बना रहे थे। एयरपोर्ट में मौजूद बहुत कम लोग डेविल के बारे में जानते हैं, और जिनको डेविल के बारे में पता था, वह पंजाब की सुपर हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे। एयरपोर्ट पर मौजूद बहुत से लोगों ने फोन इसलिए नीचे कर लिए थे क्योंकि डेविल का नाम सुनने के बाद बहुत से सुपर हाई क्लास सोसाइटी के लोगों ने अपने फोन नीचे कर लिए थे, और उनका फोन नीचा करते देखकर आम जनता ने भी फोन नीचे कर लिए थे। उनमें से कोई भी इस तरह के मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, जिस मामले में सुपर हाई क्लास सोसाइटी का लोग भी नहीं पढ़ सकते थी। एपिसोड 113 मुंबई का मित्तल खानदान। ऐश्वर्या की सिक्योरिटी देखकर पूरे पंजाब में यह बात फैल जाती है। अहलूवालिया खानदान डेविल की प्रोटेक्शन में है, और इस खबर की वजह से अहलूवालिया खानदान को बहुत सी डील मिलने लग जाती है, जिससे अहलूवालिया खानदान के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग डेविल की वजह से हो रहा है। इस समय ऐश्वर्या को 1 दर्जन से ज्यादा काले रंग की गाड़ियां पिक करने के लिए खड़ी थी, और सभी गाड़ियां एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी थी, जिसमें ऐश्वर्या को अहलूवालिया मेंशन ले जाने वाले होते हैं। वह ब्लैक रंग की रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैच थी, जिसकी कीमत 9 करोड़ 50 लाख थी। ऐश्वर्या के बैठने के तुरंत बाद ही वह गाड़ियों का काफिला तुरंत एयरपोर्ट से निकल जाता है। जहां से वह गाड़ियों का काफिला जा रहा था, सभी की नजरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वही दिल्ली में अपने बंगला में आने के बाद आरव सबसे पहले नहा धोकर आता है, और फिर विश्वजीत की तरफ देखते हुए उसे कहता है, क्या रिपोर्ट है? आरव की बात सुनने के बाद विश्वजीत आरव को बताते हुए कहता है, किंग, जब से यह बात चारों तरफ फैल गई है कि साउथ वेस्ट दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट किंग ब्लैक कोबरा गैंग का डेविल है, तो बाकी के डिस्ट्रिक्ट किंग ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और पूरी दिल्ली आपको सौंप दी है। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि बाकी के जिलों में जितना प्रॉफिट होगा, उसका सिर्फ आपको 40% मिलेगा, और बाकी 60% वह अपने पास खुद रखेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं है तो मैं बाकियों से बात कर सकता हूं, और वैसे भी आपकी ताकत के सामने वह सब ठीक नहीं पाएंगे। विश्वजीत की बात सुनने के बाद जतिन विश्वजीत की तरफ देखते हुए कहता है, विश्वजीत, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, उनसे कह दो मुझे उनकी शर्त मंजूर है, और वैसे भी मुझे पैसों से ज्यादा लगाव नहीं है। मेरे पास खुद एक अच्छी कंपनी जो मेरे लिए अच्छा पैसा बना देती है। बस उनसे ये कह देना कि मेरे आदमियों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और दिल्ली में हर गतिविधि की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। और तीसरी और सबसे आखिरी बात, इस पूरी दिल्ली में सिर्फ मेरा ही कब्जा होना चाहिए। अगर किसी और ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, फिर वह चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट किंग हो या फिर स्टेट प्रिंस। मेरे ऑर्डर का जब तक पालन होता रहेगा तब तक ठीक है। अगर किसी ने भी फालतू चूचा करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आरव की सिंपल और सपाट बात सुनने के बाद विश्वजीत सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है। थोड़ी देर बंगलों में रहने के बाद आरव सोचता है, क्यों ना आज वह अपनी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री में जाए। और वैसे भी आरव की इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को ही स्ट्रगल करना पड़ा है। शेरावत खानदान के लोगों ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर जो हमला किया था, उससे लगभग पूरी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर दूसरी कंपनी ने सीधा यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया था, जिस वजह से यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को काफी बड़ा लॉस हुआ था, और शेयर मार्केट में उसके शेयर का प्राइस भी गिर गया था। ये सब सोचने के बाद आरव अपने गिराज से अब तक में चलने वाली 2.40 करोड़ की मैजराटी लेवांटे राइवल निकालता है। वह गाड़ी एकदम ब्लैक कलर की थी, उसको देखने से ही लग्जरी फील हो रहा था। आरव ने उस गाड़ी की सीट की अभी तक पन्नी भी नहीं उतारी थी। वह गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, और लुक के मामले में वह गाड़ी एकदम प्रीमियम फील दे रही थी। आरव की गाड़ी जैसे ही रोड पर चढ़ती है तो सभी गाड़ियां उसके लिए अपने आप जगह छोड़ती जा रही थी। सभी लोग अपनी गाड़ियों में से बैठे बैठे ही अपना फोन निकालकर आरव की काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी की वीडियो बनाने लगते हैं। उस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ों के बीच एकदम शेर आ गया हो। आरव एकदम मस्ती में गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी की स्पीड ना ज्यादा थी ना ही कम थी। अचानक से आरव को गाड़ी में बैठे बैठे एक झटका महसूस होता है। वह समझ गया था कि किसी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी है। आरव जैसे ही बैक मिरर में देखता है तो उसे पीछे एक पोर्शे 911 दिखाई देती है।
उस गाड़ी को देखकर ही आरव समझ गया था कि वह गाड़ी पोर्शे 911 की टॉप मॉडल है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 50 लाख के आसपास है। लेकिन आरव की गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से उस गाड़ी के आगे का बोनेट थोड़ा बेंड हो गया था। आरव जब थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उस गाड़ी के पीछे 3 और स्पोर्ट्स कार है। उनकी कीमत भी 1 करोड़ के आसपास की थी। आरव समझ गया था कि यह सभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कर रहे हैं, बस उन्हें मजा आना चाहिए। और वैसे भी आरव लेट नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे पता था अगर वह आज इन्हें सबक नहीं सिखाएगा तो आगे चलकर यह ऐसे ही हरकत जरूर करेंगे। इसीलिए आरव अपनी गाड़ी को वही रोड के बीच में ही टेडी पार्क कर देता है। आरव के ऐसा करने से रोड जाम हो गया था, लेकिन वह रोड काफी ज्यादा चौड़ा था, जिस वजह से बाकी की गाड़ी साइड में से निकल जा रही थी। हालांकि आरव के ऐसा करने के बावजूद भी वे सभी गाड़ियां आरव की गाड़ी के साइड से निकल सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह नहीं बदलती, बल्कि वे चारों गाड़ी साइड में आकर पूरे रोड को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से उनके पीछे वाली गाड़ी कोई भी आगे नहीं जा पाती। तभी उस पीले रंग की पोर्शे 911 मेरे से एक हैंडसम लड़का उतरता है। उसने व्हाइट कलर का टक्सीडो पहन रखा था। तभी उस गाड़ी का साइड का दरवाजा खोलता है और उसमें से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की उतरती है, जिसने रेड कलर का गाउन पहन रखा था। उस लड़की के उतरने के तुरंत बाद सभी लोगों की नजर उस लड़की पर ही रुक जाती है। तभी उन बाकी के गाड़ियों में से भी आदमी उतर जाते हैं। उन सभी की उम्र 25-27 साल के आसपास की होगी और सभी लड़कों के साथ एक एक लड़की जरूर थी। तभी वह व्हाइट टक्सीडो पहना हुआ लड़का आगे आता है और आरव की गाड़ी के शीशे को नॉक करता है, और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वह लड़का बड़ी ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में आरव से कहता है, हेलो, गाड़ी क्यों रोक रखी है? इस रोड को अपने बाप का रोड समझ रहे हो क्या? जल्दी से गाड़ी हटाओ, हम सभी को लेट हो रहा है। हालांकि आरव ने अपनी खिड़की को वाइजर तक नीचे उतार रखा था, जिस वजह से उस लड़के की आवाज आरव को साफ साफ सुनाई देता है। आरव बिना वार्निंग दिए झटका के साथ गेट खोल देता है, जिस वजह से वह लड़का रोड पर गिर जाता है। तभी आरव अपना एक पैर नीचे रखता है और गाड़ी में से उतरता है। आरव के गाड़ी से नीचे उतरने के तरीका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का हीरो गाड़ी से उतर रहा है। आरव ने इस समय व्हाइट शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स और ब्लैक कॉम्बैट शूज पहन रखे थे और शर्ट की स्लीव को फोल्ड कर रखा था। आरव गाड़ी से नीचे उतरता है और अपनी गाड़ी के डोर को बंद करके उस लड़के की तरफ देखते हुए उसे कहता है, इस रोड को अपने बाप का रोड में नहीं बल्कि तू समझ रहा है। वैसे तेरे बाप का नाम क्या है बताना। हालांकि जब उस लड़के ने आरव से अपनी बात कही तो उसके हिसाब से उसने काफी सज्जन भाव से आराम से बात की थी, लेकिन आरव की बात ऐसी लग रही थी जैसे कोई माफिया डॉन किसी से बातें कर रहा है। इस वजह से आरव की बात सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह लड़का गुस्से में खड़ा होता है और आरव की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से कहता है, अबे तुझसे आराम से बात कर रहा था तो क्या समझा तू यहाँ का डॉन है क्या? तू जानता नहीं है मेरे को अभय मित्तल नाम है मेरा। पूरी मुंबई में मेरा नाम चलता है। अपन 1 मिनट में तुझको गायब करवा देगा, इतनी ताकत रखता है मैं। वह लड़का जैसे ही मित्तल खानदान के बारे में कहता है तो अचानक से आरव की आईब्रो सिकुड़ जाती है। आरव को मित्तल खानदान के बारे में अच्छे से पता था। मित्तल खानदान क्या कर सकता है? मित्तल खानदान पूरी मुंबई में कंस्ट्रक्शन फील्ड में पकड़ रखता है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में होने की वजह से मित्तल खानदान को कई बार गवर्नमेंट टेंडर भी मिलते रहते हैं, और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं सभी मित्तल खानदान से ही अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड की वजह से मित्तल खानदान पूरे मुंबई पर राज करता है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन मित्तल खानदान से उलझने की कोशिश करते हैं तो मित्तल खानदान उस खानदान के सभी टेंडर रिजेक्ट कर देता है और फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उस टेंडर को नहीं लेती है। सभी को पता है कि पानी में रहकर मगर से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुंबई में रहकर मित्तल खानदान से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में मित्तल खानदान मुंबई की रीढ़ की हड्डी है, और आरव मित्तल खानदान को अच्छी तरह से इसलिए जानता है क्योंकि एक बार मैं अपने डेविल के रूप में मित्तल खानदान के हेड से मिला था, और मित्तल खानदान के हेड एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेविल को अपनी आंखों के सामने बिना मास्क के देखा था। आरव की छोटी उम्र और उसके खतरनाक कारनामों की वजह से मित्तल खानदान के हेड आरव से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं।
इसलिए मित्तल खानदान के हेड आरव को अपने खानदान के लिए काम करने को कहते हैं। लेकिन उस समय की आरव की पहचान की वजह से आरव मित्तल खानदान के हेड को ही वार्निंग देकर आ गया था। आरव की वार्निंग से मित्तल खानदान का हेड काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन फिर बाद में आरव को किसी तरह से मना कर उन्होंने आरव से एक डील की थी, जिस डील की वजह से मित्तल खानदान आज तक मुंबई पर राज करता है। इस बार में सोचने के बाद आरव अभय मित्तल की तरफ देखते हुए उसे से कहता है, तू कार्तिक मित्तल का बेटा है क्या? आरव के मुंह से अपने पिता का नाम सुनने के बाद अभय मित्तल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर उसे लगता है आरव शायद उसके पिता से डर रहा है, इसीलिए वह चोर में कहता है, हाँ मेरे पिता का नाम ही कार्तिक मित्तल है और अब तुझे पता चल गया कि मैं किसका बेटा हूँ, तो मुझे लगता है तू मुझसे पंगा लेने की सोचेगा नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा यहाँ से निकल जा। मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुझे चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा, इसलिए जल्दी कल्टी मार। अभय मित्तल की बात सुनने के बाद आरव को हंसी आ जाती है। आरव अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वही अभय मित्तल पर हंसने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। अभय मित्तल जाकर अपने पिता कार्तिक मित्तल को बताना, तू आरव नाम के लड़के को उसके नाम की धमकी दे रहा था। यकीन मान, मेरा नाम सुनने के बाद अगर तेरा पिता मेरे सामने आकर खुद माफी नहीं मांगेगा ना, तो मैं खुद अपने आप की जान ले लूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे ये तो पता लगना चाहिए ना तूने किसी इंसान को ऑफेंड करने की जरूर की है। इतना कहने के बाद आरव अपनी कमर के पीछे से खून की प्यासी बंदेखानी को बाहर निकालता है, यानी बरेटा 92 बंदूक को बाहर निकालता है। आभा मित्तल आरव के हाथ में बंदूक को देखकर हिल जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता का नाम सुनने के बाद भी कोई इंसान उसके सामने बंदूक निकालने की जरूर करेगा, और यही नहीं बल्कि उसके सामने ही उसके पिता की बेइज्जती करेगा। अभय मित्तल आरव से कुछ कह पाता उससे पहले ही आरव अभय मित्तल के राइट पैर में एक गोली मार देता है। अचानक से वहां पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद ही सभी को एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जो कि अभय मित्तल की थी। गोली लगने के तुरंत बाद अभय मित्तल की व्हाइट पेंट खून में लाल हो जाती है। यहाँ पर मौजूद अभय मित्तल के सारे दोस्तों के चेहरे पर पहले मुस्कान थी, लेकिन गोली चलने के तुरंत बाद ही उन सभी को आरव से डर लगने लगता है। उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ही कोई इंसान पब्लिक में किसी को गोली कैसे मार सकता है। वे वहां पर एकदम मूर्तियों की तरह खड़े थे और अभय मित्तल अपनी जान को पकड़े हुए जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था। जब तक वे सभी इस बारे में कुछ सोच पाते उससे पहले तो आरव अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था।